हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे हम रोज़ एक चैप्टर बायोलॉजी का नीट के लिए कंप्लीट करेंगे, नीट 2025 के पहले। तो अभी जो भी स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी अभी ज़ीरो से बायो को रिवाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। इस सीरीज़ में हम डेली एक चैप्टर बायोलॉजी का रीडिंग के साथ, मीनिंग के साथ रिवाइज़ करेंगे और उसके साथ ही हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर सबसे पहला दिन जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड। पहला यूनिट है, यूनिट का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें से ऑलमोस्ट 0 से लेके 1 सवाल नीट में पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम इससे जुड़े नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ ही जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी जो है वो एक ऐसी साइंस है जो कि लाइफ साइंस से डील करती है या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं या जो भी प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है उससे डील करती है। लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म भरे हुए हैं। बहुत सारी वास्ट डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Early man defied some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in the human history. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो ह्यूमन बींग्स के बारे में जो डिस्कवरीज हुई या फिर जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो रिसर्च हुआ, वो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत देर से शुरू हुआ। और जो सबसे कॉमन फीचर देखा गया लिविंग और नॉन लिविंग में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity. Detailed systems of identification, nomenclature and classification. जो सिस्टम हमने तैयार किया था किसी चीज़ को नाम देने का, किसी चीज़ को पहचानने का या उसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लासिफाई करने का, उसके 3 बेसिस हुए: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। The biggest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically. That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist's perspective. जो इसमें हम चैप्टर में जो हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे नाम देते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से उनको लेबल करते हैं कि वो इस कैटेगरी से है और इस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले साइंटिस्ट जो थे उनके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन लेना होगा। यहाँ पे जिस साइंटिस्ट को हम देख पा रहे हैं वो साइंटिस्ट है अर्नस्ट मेयर। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बायोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल की। इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए एग्ज़ाम में कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन थे, तो उसका आंसर जाएगा अर्नस्ट मेयर। मेयर जो थे वो हार्वर्ड के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस थे और इनको अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस का टाइटल दिया गया था। इन्होंने कम से कम 80 साल के करियर में अपना रिसर्च
बहुत ज़्यादा ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है जो बर्ड्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी जो कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी को इन्होंने डील किया। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. Mayer was awarded the three prizes widely regarded as a triple crown of biology. मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का मतलब है कि मेयर को तीन तीन अवार्ड दिए गए बायोलॉजी के फील्ड में, जिसके कारण तीन बड़े अवार्ड दिए गए बायोलॉजी के फील्ड में, जिसके कारण इनको कहा जाने लगा ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। वो कौन कौन से अवार्ड थे? बलजान प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। मेयर जी जो थे वो 100 साल की ज़िंदगी जिए और 100 साल जीने के बाद एट द एज ऑफ 100 ईयर 2004 में इनकी डेथ हो गई। अब आ जाते हैं चैप्टर पे, द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और जो बहुत सारे, वाइड रेंज मतलब कि बहुत ही बड़ा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs, leaves us speechless. जो भी खूबसूरती है नेचर का, चाहे वो ठंडे ठंडे पहाड़ हों, घने जंगल हों, ओशियंस हों, फ्रेश वाटर के लेक्स हों, डेजर्ट्स हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब होता है ज़मीन के अंदर से निकलने वाला पानी का वो फव्वारा जो कि गरम गरम पानी निकालता है। लीव अस स्पीचलेस, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम निशब्द हो जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, कूदते हुए घोड़े को देखना, माइग्रेटिंग बर्ड्स, चिड़ियाओं को यहाँ से वहाँ जाते हुए देखना, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक ऑ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को देख करके हम सोच में पड़ जाते हैं, ये इतनी खूबसूरत लगती हैं कि द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। चाहे किसी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम इकोलॉजिकल की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी में आ जाता है पूरा हमारा बायोस्फेयर और एक पूरा पॉपुलेशन, पूरी कम्युनिटी। चाहे हम कितने भी बड़े लेवल पे बात करें, इस पूरी यूनिवर्स के लेवल पे बात करें, इस पूरे प्लैनेट के लेवल पे बात करें, चाहे हम सबसे छोटे एक सेल के अंदर ही हो रहे तमाम प्रकार के मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को देख करके हमें ये सोच में पड़ना होता है कि लाइफ होती क्या है। This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living. And the second one is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living. जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है और उसमें आंसर चाहिए उसको कि जीने वाली चीज़ों में, लिविंग चीज़ों में और नॉन लिविंग चीज़ों में डिफरेंस क्या है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि लाइफ का पर्पस क्या है, ज़िंदगी का मतलब क्या है। क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जो लोग साइंस की स्टडी करते हैं, साइंस का रिसर्च करते हैं, उन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है। तो चूँकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि जीवन का महत्व क्या है, क्योंकि ये एक फ़िलॉसफिकल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये डील करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you will see a large variety of living organisms.
be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, or organism that you see represents a species. यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम बहुत लार्ज स्पेक्ट्रम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा घने जंगल में जाएंगे तो हमें स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट में जाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम है, जैसे कि एक खाली जगह पे जाते हैं हम लोग जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे भी स्पीशीज़ हैं लेकिन बहुत कम स्पीशीज़ हैं। तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ज़्यादा कहाँ हैं? स्पीशीज़ ज़्यादा हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में, और स्पीशीज़ कम होती है वहाँ जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जिनको हम देख सकते हैं और बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। अगर हमें जाना पड़ा किसी घने जंगल में तो हम वहाँ पे जाकर के यही देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख पाएंगे वहाँ पे। जैसे जैसे हम अपना एरिया बढ़ाते जाते हैं, यहाँ से अगर मैं 1 किलोमीटर दूर जाऊँ तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में कुछ ही स्पीशीज़ होते हैं, जबकि जब मैं अपना एरिया बढ़ा दूंगा, मैं 10 किलोमीटर दूर तक जाऊँ तो मैं और भी ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को देख पाऊंगा। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। हर एक अलग तरीके का प्लांट, हर एक अलग तरीके का एनिमल, हर एक अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं वो अपने आप में एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। अगली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। करीब करीब 17 लाख से लेकर के 18 लाख तक नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिनको हम जानते हैं और जिनके बारे में हमें पता है। तो अगर नीट में सवाल आता है कि टोटल कितनी स्पीशीज़ है जिनको हम जानते हैं, जिनको हम समझते हैं या जिनके हमने डिस्कवर कर चुके हैं, तो उसका आंसर जाएगा 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख, 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं जिनको कि हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिनको कि हम समझ चुके हैं, जिनको कि हम जान चुके हैं। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर and types of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब हम किसी नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें चांसेस हैं कि हमें नई स्पीशीज़ मिले। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी ही जगहों को हम जब बार बार रिसर्च करते हैं तो पुरानी जगहों पे भी हमें चांसेस होते हैं कि हमें कोई नई स्पीशीज़ मिल जाए, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो या फिर कुछ भी हो, हमें मिलने के चांसेस होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का जनरल मतलब यही होता है कि जो ये यूनिवर्स है, ये जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, इस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल कितना नंबर है, कितने सारे अर्थ पे हमारे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ये सब मिला कर के एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, देर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन प्लांट्स, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, ये सभी मिला करके ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। दोज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। अब जैसे कि क्या है कि एक चीज़ है, एक पेड़ है या एक पौधा है जिसका लोकल नेम हमारे एरिया में कुछ है और उसको दूसरे एरिया में जब हम जाते हैं तो उसका लोकल नेम कुछ है। फिर अगर हम यहाँ से दूसरे एरिया में जाते हैं और वहाँ जाके हम अपना लोकल नेम यूज करेंगे तो वहाँ का आदमी नहीं पहचान पाएगा कि ये है क्या।
वहाँ के आदमी को पहचानने में दिक्कत होगी कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ धनिये का, कोरिएंडर। अब हमारे यहाँ उसको धनिया बोला जाता है, इंग्लैंड में उसको कोरिएंडर बोला जाता है। अब अगर मैं इंग्लैंड में जाऊँ और धनिया बोलूँ तो वो समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या माँग रहा हूँ। और हमारे यहाँ भी जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनके बीच में जाकर अगर मैं कोरिएंडर बोलूँ तो वो भी नहीं समझ पाएँगे कि धनिया माँग रहा है। तो फिर इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक पर्टिकुलरली सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम के बेसिस पे चीज़ों को साइंटिफिक नेम दिया गया कि उस चीज़ का नाम, जैसे मैंगो है, तो मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका रखा जाए, अगर साइंटिफिक नेम रखा जाए, तो वो साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, हम इंडिया में भी मैंगीफेरा इंडिका पहचान सकते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जब जाकर हम बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका, तो वहाँ के लोग भी मैंगीफेरा इंडिका पहचान सकते हैं, क्योंकि ये उसका यूनिवर्सल नेम है, ये उसका साइंटिफिक नेम है। तो किसी भी चीज़ की जो साइंटिफिक नेम होती है, उसके बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है कि उस चीज़ को क्या बोलना है। इंडिया में अगर हम आम बोलें, इंग्लैंड में हम जाकर के मैंगो बोलें, फिर वही अगर हम इंडिया में मैंगो को, अगर इंडिया में हम आके मैंगो बोलते हैं आम को, तो इंडियंस नहीं समझ पाएँगे, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो नहीं समझ पाएँगे कि ये क्या माँग रहा है। और उसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर के जब हम आम बोलेंगे, तो वो भी नहीं समझ पाएँगे कि ये माँग क्या रहा है। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि एक कॉमन नेम होना चाहिए, एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, जिस नाम से दुनिया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़्म को, एक पर्टिकुलर प्लांट को, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को पहचाने, और उसके लिए साइंटिस्ट ने नोमेनक्लेचर बनाया। तो probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, to refer to organisms we are talking about. Hence, there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. क्या हुआ, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि चीज़ों को हम, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जब हम घूमेंगे तो हमें, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. जैसा कि मैंने कहा कि एक सिस्टम बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग फॉरेन कंट्रीज़ में, अपनी कंट्रीज़ में और दुनिया की बाकी कंट्रीज़ में जहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कॉमन नेम्स चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक साइंटिफिक नेम तय किया गया। अगर उस नाम से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बुलाया जाता है, तो फिर वो यूनिवर्सल होगा और वो सबको ही समझ पाएगा, सबको पता होगा कि इसका मीनिंग आखिर ये बोलना क्या चाहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। और इसी प्रोसेस को नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, एक ही नाम से इन सबको जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature या naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. Nomenclature हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी organism को पहचानें, उसको सही से एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखें, और फिर उसको पर्टिकुलरली एक अच्छे तरीके से हम उसके बारे में समझें कि वो किस चीज़ से अटैच्ड है, किस चीज़ से लिंक्ड है, वो स्पीशीज़ का इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में रोल क्या है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडीज, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. फिर कुछ साइंटिस्ट आगे आते हैं और उन लोगों ने एक पर्टिकुलरली सिस्टम बनाया जिसके बेसिस पे इनका आइडेंटिफिकेशन भी हो और नॉमेनक्लेचर भी हो, और बाद में दुनिया के सभी साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। फॉर प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature ICBN. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछा जा सकता है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क, हाउ आर एनिमल्स नेम्ड? एनिमल टेक्सोनमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जिस तरीके से प्लांट्स के जो
बॉटनिस्ट थे, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने प्लांट्स का नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर से तय करेंगे। उसी तरीके से एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट्स का नाम रखेंगे। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर्ड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। अब साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म जैसे मैंगो है तो कोई उसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका रखता है, तो कोई उसका सोलेनम ट्यूबेरोसम रख सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंगो का एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए। और इस चीज़ को डिसाइड किया गया और उसके बाद साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. ऐसा ना हो, पहली बात तो ऐसा हो कि जो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम हो, एक से ज़्यादा ना हो। और ऐसा ना हो कि जो उस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम, जैसे कि मैंगो को जब हमने मैंगनीफेरा इंडिका दे दिया है, तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी वही नाम मिल जाए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। हर एक नाम का दो कंपोनेंट होता है। एक तो अगर साइंटिफिक नेम हम तय करते हैं तो उस एक साइंटिफिक नेम का दो पार्ट होता है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम हमने तैयार किया, जिसमें हम एक स्पीशीज़ के नाम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जेनरिक नेम देंगे और एक स्पेसिफिक एपिथेट देंगे, इसको हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जाना। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट्स all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. अगर कोई पूछे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने इन्वेंट किया है, तो उसका आंसर जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, जिसको सभी साइंटिस्ट ने, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया और वो आज तक चलता आया है। This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. अब इसमें जो ये मैंगीफेरा इंडिका है, इसमें जो पहला वर्ड है मैंगीफेरा, ये आपका जेनरिक नेम है और जो इंडिका है ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। अब जब हमने ये नाम तय किया तो हमने ये भी देखा कि इस नाम का कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए और ये नाम किसी और को नहीं मिलना चाहिए। यानी कि अगर मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगीफेरा इंडिका एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस या फिर जेनरिक नेम, वाइल इंडिका इज़ अ पर्टिकुलर स्पेसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। अब कुछ रूल्स हैं जो कि इसमें फॉलो होने चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करना होता है इसको पढ़ते समय या फिर इसको लिखते समय या फिर कोई भी नेम को तय करने के समय। तो सबसे पहला रूल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है ये पूछ करके कि यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या हैं, तो उसके लिए हमें कुछ आंसर्स रेडी रखने चाहिए जो कि हम पॉइंट्स में लिखें। तो सबसे पहला ये है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो नाम्स हम लिखते हैं वो लैटिन में लिखते हैं और रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड या डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हों, उनका जो फॉन्ट होता है वो इटैलिक्स होता है और जनरली ये लैटिन में लिखे जाते हैं। The first word in a biological name represents the genus, while the second components denote the specific epithet, जो कि हमने पढ़ लिया है कि जो नाम के दो पार्ट्स होते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, जो कि लीनियस ने दिया था, और उस दो नाम की जो सिस्टम है उसमें जो पहला वर्ड है वो आपका जीनस या फिर जेनरिक नेम है और जो दूसरा कंपोनेंट है
वो स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज को डिनोट करता है. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड. जब हम इनको हाथों से लिखते हैं तो दोनों वर्ड्स को हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं या फिर इनको हम प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. इनको हम इंडिकेट करते हैं लैटिन में का मतलब ये होता है, इनको हम इटैलिक फॉन्ट में थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं. तो मैंगीफेरा इंडिका जो है ये इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा हुआ है, ये थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया है, इसको इटैलिक्स कहते हैं. और मैंगीफेरा इंडिका जो वर्ड है ये लैटिन से लिया गया वर्ड है, तो इसलिए इसको हम लैटिनाइज्ड कहते हैं. तो पहला रूल जो है यहाँ पे वो ये है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन. नाम जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और जो स्टाइल होता है लिखने का वो इटैलिक्स होता है. पहला रूल ये था. दूसरा रूल ये था कि जो पहला वर्ड है उसको हम जेनरिक नेम बोलते हैं और जो दूसरा वर्ड है उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं. जो पहला वर्ड है उसको हम जेनरिक नेम बोलते हैं और जो दूसरा वर्ड है उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम when handwritten are separately underlined या printed in italics to indicate their Latin origin. अगर हम इनको हाथों से लिखते हैं तो फिर इनको हम अलग अलग अंडरलाइन करके लिखते हैं जिससे कि हम ये डिनोट कर सकें कि ये लैटिन वर्ड्स हैं या इनका लैंग्वेज जो है वो लैटिन है. या फिर इसको हम थोड़ा टेढ़ा करके इटैलिक्स फॉन्ट में लिखते हैं, इससे भी हम ये इसको इंडिकेट करते हैं कि ये लैटिन ओरिजिन है. तो इसको अगर हम अपने हाथों से लिखते हैं तो दो तरीके से लिख सकते हैं. पहला तरीका ये है कि इनको हाथों से नॉर्मल लिखने के बाद, नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखने के बाद इनको हम अंडरलाइन करें. और दूसरा, अगर हम इनको लिख रहे हैं हाथों से तो थोड़ा टेढ़ा करके लिखें, इटैलिक्स फॉन्ट में लिखें, जिससे कि हम इसको ये दिखा सकें कि ये लैटिन ओरिजिन है. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the examples of Mangifera indica. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है इसमें मैंगीफेरा का M कैपिटल होना चाहिए और इंडिका का I स्मॉल होना चाहिए. तो ये रूल नंबर 4 है. रूल नंबर 1 था जिसमें हमने इसे लैटिन लैंग्वेज दिया और इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा. रूल नंबर 2 था कि इसमें दो वर्ड्स होते हैं. पहला वर्ड जो था वो जेनरिक नेम और दूसरा वर्ड जो था वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है. तीसरा रूल जो था वो था कि हम अगर इनको हाथों से लिखते हैं तो नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिख करके इसको सेपरेटली अंडरलाइन करें या फिर इनको हम हाथों से लिख करके इसको थोड़ा टेढ़ा वे में लिखें टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. और चौथा रूल ये बोल रहा है कि जब हम इनको लिखते हैं तो जो जेनरिक नेम होता है, जेनरिक नेम का पहला वर्ड यानी M, मैंगीफेरा का M कैपिटल होना चाहिए और इंडिका का I स्मॉल होना चाहिए. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म. एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन. यहाँ पे जो लिन है वो इंडिकेट करता है उस साइंटिस्ट को जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था. जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था वो साइंटिस्ट थे लीनियस. तो लीनियस ने जब इसको नाम दिया तो लीनियस ने इसको मैंगीफेरा इंडिका नाम दिया. तो जब लीनियस ने इसको मैंगीफेरा इंडिका नाम दिया तो उसके बाद नाम इनका लीनियस था, तो लीनियस को हमने इस मैंगीफेरा इंडिका के बाद लीनियस भी जोड़ दिया. लेकिन जब हमने लीनियस जोड़ा तो लीनियस जोड़ने के बाद लीनियस को एब्रीविएटेड फॉर्म में यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. लीनियस पूरा नहीं लिखेंगे, लीनियस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, LINN करके लिखेंगे. लिन बस छोटा सा, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे टू इंडिकेट कि ये जो है ये एक किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है. इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई लीनियस. सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी to devise some means to make this possible. This process is classification. जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि nomenclature, identification, classification ये सारी चीज़ें हैं जो टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हमें बार बार मिलेंगी. तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंस कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे
जब हम कुछ चीज़ों को ग्रुप करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी easily recognize groups such as plants या animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we will try to talk about wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheats, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa. अब जो भी हमने टर्म्स यूज किए हैं, पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन में हमें जो भी वर्ड यूज़ करते हैं या जो भी हम कैटेगरी यूज़ करते हैं, उसको हम टैक्सा बोलते हैं। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। टैक्सा जो होती है वो अलग अलग लेवल पे, चाहे वो स्पीशीज़ लेवल हो, चाहे वो फैमिली लेवल हो, अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करती है और अलग अलग कैटेगरी को इंडिकेट करती है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा। ये सारी की सारी चीज़ें टैक्सा हैं, लेकिन हमें पता है कि डॉग एक मैमल है और मैमल जो है वो एनिमल्स हैं। तो ये सारे अलग अलग लेवल के, कोई स्पीशीज़ लेवल पे है, कोई स्पीशीज़ लेवल का टैक्सा है, कोई कैटेगरी लेवल का टैक्सा है, कोई फैमिली लेवल का टैक्सा है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे जो टैक्सा हैं वो हमें मिलता है यहाँ पे। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग लेवल, अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती हैं, जिसके बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी, जिस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. जैसा कि हमने कहा था कि ये वर्ड्स हमें बार बार इस चैप्टर में मिलेंगे। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो टैक्सोनॉमी होता है जब हम अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनिज्म के अलग अलग इंटरैक्शंस को लेवल करते हैं, उस चीज़ को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use. हमें उन ऑर्गेनिज्म के बारे में रिसर्च करने में ज़्यादा मज़ा आता है, हम उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च करते हैं जिनसे हमें यूज़ हो। In early days, human being needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. इंसान जो थे या आज भी जो इंसान हैं, इनको केवल अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही जानने में दिलचस्पी नहीं थी। इनको ऑर्गेनिज्म के साथ उनके इंटरैक्शंस, जो वो सोसाइटी में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो मिल रहे हैं या किस तरीके से वो इन्वॉल्व हैं, इन सभी चीज़ों को जानने और समझने के लिए भी इंसान के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्ट था कि वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं बाकी अपने एटमॉस्फेयर से, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इन सभी चीज़ों को समझने और जानने के लिए दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। इन सभी चीज़ों को हमने एक पर्टिकुलर टर्म दिया जो कि सिस्टमैटिक्स के नाम से जाना जाता है।
The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है. तो वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा. सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? तो सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होगा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Linnaeus जो थे उन्होंने एक बुक पब्लिश की और उस बुक का नाम उन्होंने यूज़ किया, उस बुक का टाइटल यूज़ किया सिस्टमा नेचुरा. तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि लिनियस ने जो अपनी टैक्सोनॉमी की बुक बनाई थी उस बुक का टाइटल उन्होंने क्या यूज़ किया, तो उसका नाम था सिस्टमा नेचुरा. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. फिर से आ गया कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये बार बार आते रहेंगे. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. Systematics है या जो सिस्टमा है, इसका मतलब इतना ही लिमिटेड नहीं होता कि किसी ऑर्गेनिज्म का क्या करना है या कोई ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरैक्ट करता है. इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को भी साथ में ले करके चलते हैं. इसी के साथ आगे बढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या बोलती हैं? So classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरे से सिमिलैरिटी तो शो करते हैं लेकिन वो स्पेसिफिकली डिफरेंट हैं. तो फिर वो किस लेवल पे सेम है? हो सकता है कि वो सेलुलर लेवल पे सेम हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे सेम हो सकता है वो फैमिली लेवल पे सेम हो. तो इन सभी चीज़ों की सिमिलैरिटी को फाइंड करने के लिए हमने एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तय किया जो कि रिप्रेजेंट करता है रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represents a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other group of organisms? Remember, groups represents category. Category further denotes rank. Each rank's taxon, in fact, represents a unit of classification. These taxonomic groups, categories, are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum या division, class, order, family, genus and species. All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. इस पूरे के पूरे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो सबसे लोवेस्ट और सबसे पहला पार्ट होता है, टैक्सॉन होता है, वो होता है स्पीशीज. स्पीशीज जो है वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kinds of organisms. अब जैसे यहाँ पे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम इसको देखने से पहले इस ग्राफ को देखेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में सबसे नीचे स्पीशीज दिया है, उसके ऊपर जीनस दिया है, उसके ऊपर फैमिली दिया है, उसके ऊपर ऑर्डर दिया है, ऑर्डर के ऊपर क्लास दिया है, क्लास के ऊपर फाइलम या डिवीजन दिया है और सबसे ऊपर किंगडम दिया है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्पीशीज जो है, स्पीशीज एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वो टैक्सा बताओ जो कि एक इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करता है. तो स्पीशीज जो है वो एक लिविंग है. मैंगीफेरा इंडिका की बात करते हैं तो वो एक लिविंग है.
जब हम उससे ऊपर जाते हैं जीनस में, तो जीनस जो है वो एक स्पीशीज से ऊपर जीनस, जीनस से ऊपर फैमिली। स्पीशीज जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जीनस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज, a group of species is called as genus. A group of genus having some less number of similarities is called as family. फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम। जैसे ही इसमें हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ घटते जाती है, और जैसे ही हम वापस नीचे आते जाते हैं और नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, जब हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स घटती हैं। एक स्पीशीज़ है डॉग, तो डॉग और डॉग के बीच में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन जब हम उस स्पीशीज़ से जीनस में जाएंगे, जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, और जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं। यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज़, अगर हम डॉग और डॉग का कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम किंगडम की बात करें, किंगडम एक एनिमेलिया है, तो उसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, उसमें बफेलोज भी आते हैं, उसमें काउज भी आते हैं, उसमें कैट्स भी आते हैं। उस लेवल पे जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो घटती जाती हैं। तो इस पूरे चैप्टर में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि स्पीशीज़ से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। ये सीक्वेंस हमें याद रखना होगा, और इस सीक्वेंस में हमें ये भी याद रखना होगा कि जब हम स्पीशीज़ से जीनस की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ घटती हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स घटते हैं, लेकिन जब हम जीनस से स्पीशीज़ की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक रीडिंग दे देते हैं, सबसे पहले स्पीशीज़ से शुरू करके। इसको बस एक रीडिंग देना है, क्योंकि इसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो यही है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ फॉर्म किंगडम, या फिर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ फॉर्म जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म फैमिलीज़। इस तरीके से जब हम सीक्वेंशियल में याद करेंगे तो ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। सबसे पहले स्पीसीज़। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo. एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम बोलेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो पैंथेरा लियो। All the three names, indica, tuberosum and leo, represent the specific epithets, while the first words, Mangifera, Solanum and Panthera, are genera and represents another high level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism, but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum includes species like nigrum and Melongena. Human beings belong to the specific species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name, thus, for human being is written as Homo sapiens. Genus. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the same genus Solanum. Lion, Panthera leo, leopard, Panthera pardus, and tiger, Panthera tigris, with several common features, are all species of the genus Panthera. This genus differs from another genus, Felis, which includes cats. Family. The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities. जैसा कि हमने कहा था कि ऊपर जाने में नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ घटती जाती हैं, और वापस जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, three different genera,
Solanum, Petunia, and Datura are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis, cats, in the family Felidae. Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. जैसा कि हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज स्पीशीज लेवल पे हैं. डॉग और डॉग के बीच में सिमिलरिटीज ज़्यादा मिलेंगी rather than डॉग और कैट के बीच में. They are separated into two different families, Felidae and Canidae, respectively. Order. You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in numbers as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. Class. This category includes related orders. For example, order Primata, comprising monkey, gorilla, and gibbon, is placed in the class Mammalia, along with order Carnivora, that includes animals like tiger, cat, and dog. Class Mammalia has other orders also. इसके बाद आ जाता है phylum. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All these, based on the common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system, are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. इसके बाद आ जाते हैं kingdom पे. All animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom. Animalia is the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placements of various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1. अब यहाँ से वो चीज़ शुरू हो रही है जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. Can you recall the basis of arrangement? For example, as we go higher from species to kingdom, जब हम species से kingdom की तरफ जाते हैं, तो the number of common characteristics goes on decreasing. Lower the taxa, more are the characteristics than the members with the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. जैसे जैसे हम स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से फाइलम, फाइलम से किंगडम की तरफ जाते हैं, उस तरीके से जो नंबर होते हैं, जो स्पीशीज़ के नंबर होते हैं, वो तो बढ़ते जाते हैं. जीनस में ज़्यादा स्पीशीज़ आएंगी, फैमिलीज़ में उससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ आएंगी, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स घटता जाता है. स्पीशीज से जीनस जाने में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर टैक्सा पे डिक्रीज होते जाते हैं, और जब हम वापस ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वापस से बढ़ने लगते हैं. Hence, the problem of classification becomes more complex. Table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong. इस टेबल में से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार नीट में पूछे गए हैं. इस टेबल में ये भी पूछा जा सकता है कि मैन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, होमो सैपियंस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं. इस टेबल को अच्छे तरीके से हमें याद रखना होगा, क्योंकि हर 2-3 साल में एक बार इस टेबल में से सवाल आ ही जाता है. तो इस टेबल को हम अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इस पर्टिकुलर टेबल को अगर हम सही से पढ़ लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि नीट में हमारा एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि इस बार नीट में इस टेबल से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैन. मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होमो सेपियंस होता है. मैन का जो जीनस होता है वो होमो होता है.
मैन की जो फैमिली होती है उसे होमिनिडे कहते हैं। मैन का ऑर्डर प्राइमेटा, मैन का क्लास मैमेलिया और मैन का डिवीजन कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई जो होती है उसका बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम या डिवीजन आर्थ्रोपोडा। मैंगो जो होता है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनार्काडेसिए, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडने, फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्म। वीट जो है इसका बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है, जीनस ट्रिटिकम है, फैमिली पोएसिए है, ऑर्डर पोएल्स है, क्लास मोनोकॉटिलिडन है, फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्म है। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसको अच्छे से इसके हर एक चीज़ को, चाहे बायोलॉजिकल नेम हो, जीनस हो, फैमिली हो, ऑर्डर हो, क्लास हो या डिवीजन हो, इसको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इसमें से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और एक क्विक प्रीकैप देते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, लिविंग होता क्या है, लिविंग से रिलेटेड चीज़ें हैं क्या। उसके बाद हमें कुछ टर्म्स बार बार इस चैप्टर में मिले, लाइक टैक्सोनमी, टैक्सा, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारे टर्म्स बार बार इस चैप्टर में मिले। उसके बाद किस तरीके से हम जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को मिला करके एक साइंटिफिक नाम लिखते हैं, ये भी हमने सीखा। लैंग्वेज जो होता है वो लैटिन होता है, फॉन्ट जो होता है वो इटैलिक्स होता है, और अगर हम उसे हाथ से लिख रहे हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। लीनियस ने जो टैक्सोनॉमी के ऊपर अपनी बुक बनाई थी, उस बुक का नाम उसने सिस्टेमा नेचुरा दिया था। और उसके बाद हमने ये देखा कि स्पीशीज़ से जब हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ सिमिलर कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स घटते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं वो स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ या नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो बायोलॉजिकल नेम से जब हम शुरू करते हैं स्पेसिफिक नेम या साइंटिफिक नेम से किंगडम की तरफ तो वो घटते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। इस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक वन शॉट वीडियो है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम एक दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।